स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 132 टाइटल मैं आपकी देखभाल कर सकता हूँ। शराब पीने से कोई फायदा नहीं होगा। आदर्श ने चुपचाप लड़की के होठों की सुखद खुशबू का आनंद लिया जिसे उसने गिलास के किनारे से पकड़ लिया था। मैं बस आराम कर रही थी। शराब मुझे सोने में मदद करती है। स्मायरा अभी भी शर्मिंदगी महसूस कर रही थी। खुद से पूछ रही थी कि उसे उसके जैसे बेशरम बेवकूफ के रूप में उसी अपार्टमेंट में क्यों रहना पड़ा। ओह ओह, मुझे लगा कि आप उदास महसूस कर रहे हैं। मैं आपको एक प्रेरित भाषण देने की कोशिश कर रहा था, आदर्श ने अजीब मुस्कान के साथ कहा। समारा ने अपने होंठ घुमाए। उसकी ऐसी प्रतिक्रिया देखना दुर्लभ था। शायद आदर्श के घर आने से पहले ही वह शराब के कुछ गिलास पी चुकी थी। तो फिर कुछ प्रेरित कहो, मैं सुनना चाहती हूँ। सुमायरा सोफे पर बैठ गई। ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी सावधानी थोड़ी कम कर दी है। वह बस वहीं आराम से लेटी रही। शराब के प्रभाव में लड़की का ऑरा आकर्षक था। जब आदर्श ने उसके थोड़े से खुले कॉलर और उसके लाल होठ देखे तो उसका मन मचलने लगा। अरे, जब से वह तो लड़कियों के साथ रहने लगा उसका टॉयलेट रोल का उपयोग बहुत बढ़ गया था। वह वास्तव में कब एक आदमी हो सकता है और अपने लाखों बच्चों का बलिदान नहीं दे सकता। आप बात क्यों नहीं कर रहे? समाया ने अपना सिर थोड़ा ऊपर उठाया और नींद भरी निगाहों से आदर्श की ओर देखा। हालांकि उसने आदर्श को देखा जो एक भेड़िए की तरह एक छोटे मेमने से पर लाल टपका रहा हो। उसे तुरंत अपनी अनुचित मुद्रा का एहसास हुआ। इससे वह तुरंत जाग गई और वह तुरंत सीधी होकर बैठ गई और आदर्श की ओर घूरने लगी। गुमराह आदमी, स्मायरा ने श्राप दिया। हे। आदर्श ने एक भयानक मुस्कान दिखाई। स्मायरा निकलने ही वाली थी कि आदर्श ने उसे रोक लिया। सच तो यह था कि आदर्श बता सकता था कि स्मायरा वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट से परेशान थी, अन्यथा वह शराब नहीं पीती या किसी प्रेरणा के लिए भाषण के लिए नहीं पूछती। आदर्श को पता था कि लड़की हर दिन की तुलना में कहीं अधिक मेहनती है। क्या वर्ल्ड कॉलेज टूर्नामेंट तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? आदर्श ने पूछा। आदर्श ने पिछले कुछ महीनों से स्मायरा को बहुत ज्यादा नहीं देखा था, जिसका मतलब था कि उसने अपना सारा समय ट्रेनिंग और कल्टीवेशन पर बिताया था। स्मायरा ने आदर्श की ओर देखा और उस लड़के के चेहरे पर उलझन भरी झलक देखी। उसने एक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान बिखेरी और कहा, आप किसी भी प्रसिद्धि परिवार से नहीं हैं, इसलिए आप विवरण नहीं समझ पाएंगे। मैं आज रात फ्री हूँ, आदर्श ने जवाब दिया। एक प्रसिद्ध परिवार में दो प्रकार के स्टूडेंट होते हैं, जिनमें से एक आमतौर पर बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के बेवकूफ बनाते फिरता है। अक्सर परिवारों में लोग उन्हें हे दृष्टि से देखते हैं, लेकिन जब भी परिवार दांव पर लगता है तो इनकी बलि चढ़ा दी जाती है। उनके पास कुछ भी करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है जो परिवार उनसे कहता है, चाहे वह शादी हो या कहीं और ट्रांसफर हो। वे उन्हें दिए गए आदेशों की अवहेलना करने की हिम्मत नहीं करेंगे। सरल शब्दों में, परिवार आपको भोजन और आश्रय दे रहा है, इसलिए तुम्हें उनका आदेश अवश्य सुनना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। समायरा ने अंतिम कुछ शब्दों पर जोर दिया। आदर्श ने अपना मुंह खोला और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन उसे शब्द में नहीं मिले। दूसरा प्रकार वे है जो अपनी कल्टीवेशन को बेहतर बनाने के लिए परिवार द्वारा उपलब्ध कराए गए इक्विपमेंट्स का उपयोग करते हैं। यह ऋण की तरह काम करता है। बाकी सभी से बेहतर बनने के लिए आप आवश्यक इक्विपमेंटों की मांग करेंगे। यह आपको बढ़त तो दिलाता है, लेकिन बदले में आपको भविष्य में प्रभावशाली उपलब्धियां हासिल करके इसकी कीमत चुकानी पड़ती है, अन्यथा वे हर चीज पर कब्जा कर लेंगे। आपसे उनके लिए हर तरह की चीजें करने को मजबूर कर देंगे। उनमें से अधिकांश बमुश्किल इसे स्वीकार्य है, लेकिन सबसे आम फिर भी सबसे खराब चीज व्यवस्थित विवाह है, अरेंज्ड मैरिज है। प्रसिद्ध परिवारों के लिए कभी कभी एक साथ काम करना आम बात है, फिर भी वे एक दूसरे पर भरोसा नहीं करेंगे, इसलिए वे बंधन में बंधने के लिए शादी का इस्तेमाल करेंगे।
आपने फिल्मों और कहानियों में काफी हद तक अरेंज मैरिज देखी होंगी, सुमायरा ने कहा। आज खूब पिए वो आमतौर पर प्रसिद्ध परिवारों का वर्णन नहीं करती जैसा कि उसने आज किया। जब आदर्श ने सुना तो उसने पूरा ध्यान दिया था, क्योंकि यह सच था कि उसने प्रसिद्ध परिवारों के स्टूडेंट्स को अलग नजरिए से नहीं देखा था। उसने शुरू में सोचा कि आम लोगों के लिए वे सिर्फ एक घमंडी और अहंकारी लोग थे। तो आपका मतलब है उन स्टूडेंट्स को उनकी अपनी गलती के कारण अरेंज मैरिज के लिए मजबूर किया गया है, आदर्श ने कहा। यह उनमें से अधिकांश पर लागू होता है, फिर भी आयशा जैसे अपवाद अभी भी है, सुमायरा ने ईर्ष्या के संकेत के साथ कहा। आदर्श हमेशा उत्सुक रहता था कि सुमायरा जैसी लड़की उस पागल आयशा के साथ घनिष्ठ मित्रता क्यों रखेगी। पता चला कि इसके पीछे और भी कारण थे। आयशा हमेशा सुमायरा की शक्ल और काया से ईर्ष्या करती थी, क्योंकि उसका स्वभाव एक देवी जैसा था। जब वे उसे देखेंगे तो सभी पुरुष अपना दिमाग खो देंगे, और स्पष्ट रूप से नंदिनी भी मेरे जैसी ही स्थिति में है। सुमायरा ने अचानक आदर्श पर अपनी नजरें गड़ा दी, जैसे कि वह उसके दिमाग को पढ़ सकती है। आदर्श ने कभी नहीं सोचा था कि सुमायरा अचानक उसकी गर्लफ्रेंड का जिक्र करेगी। वह अजीब तरह से हंसा और बोला, अब आप उसके बारे में बात क्यों कर रहे हैं? क्या तुम्हें उसकी चिंता नहीं है? सुमायरा ने पूछा। किस बारे में? आदर्श ने हैरान होकर पूछा। सुमायरा ने कहा, उसने इंपीरियल कॉलेज का नामांकन जीता, यह खबर आज ही सामने आई। आदर्श ने हैरानी से अपना मुंह खुला छोड़ दिया। सच में? वह नंदिनी? माना जा रहा था कि राजधानी में नामांकन की प्रारंभिक प्रक्रिया यहाँ की तुलना में अधिक कठिन होगी, लेकिन नई छात्रा होने के बावजूद वह नामांकन सुरक्षित करने में सफल रही। ऐसा लग रहा था जब से उसने आखिरी बार उसे देखा था। पिछले कुछ दिनों में उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ है। ओह, इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि सुमायरा आज उदास महसूस कर रही थी और उसे कुछ आराम की जरूरत लग रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसे पता चला कि नंदिनी, जो उसके ही बैच में थी, ने नामांकन हासिल कर लिया था। वे दोनों प्रसिद्ध परिवारों से थी, ग्लैमरस लुक वाली गौरवान्वित महिलाएं थी, और उन्हें अपने स्कूलों में देवी के रूप में माना जाता था। हालांकि नंदिनी ने नाम सुरक्षित कर लिया था, जबकि सुमायरा को निष्कासन का सामना करना पड़ रहा था। आदर्श उसे यह कहकर सांत्वना देने की योजना बना रहा था कि वह इस वर्ष केवल एक नई छात्रा थी, लेकिन शब्द उसके गले में अटक गए। सुमायरा अपनी तुलना नंदिनी जैसी पागल से कर रही थी। मैं अभी भी परिवार से और अधिक इक्विपमेंट्स की मांग कर सकती हूँ, ताकि प्रारंभिक दौर में मैं अपनी ताकत में सुधार कर सकूं, लेकिन मैं थोड़ी डरी हुई हूँ। सुमायरा ने अपनी सबसे बड़ी चिंता का खुलासा करते हुए विषय पर वापस लौटी। आपको डर है कि अगर आप दोबारा पूछेंगे और उनकी उम्मीदों पर खरे नहीं उतरे तो आप अपनी आज़ादी भी खो देंगे, आदर्श ने कहा। सुमायरा ने अपने होंठ काटे और सिर हिलाया। वह हार नहीं मानेगी। अगर नंदिनी यह करने में सक्षम थी तो उसे लगा कि वह भी ऐसा कर सकती है। फिर भी वह डरी हुई थी। अगर उसने दोबारा पूछा तो वह परिवार के लिए कठपुतली बन जाएगी। आमतौर पर उसे उनके आदेशों का पालन करने में कोई आपत्ति नहीं होती, लेकिन अगर वे उसे किसी ऐसे व्यक्ति से शादी करने के लिए कहे जिसे वह पसंद भी नहीं करती तो क्या होगा? चूंकि सुमायरा गंभीरता से उसकी राय पूछ रही थी, आदर्श उसकी मदद करने की पूरी कोशिश करेगा। उसने थोड़ा रुककर जवाब दिया, अगर आप डरे हुए हैं तो हार मान लीजिए। क्यों? सुमायरा दंग रह गई। उसका उत्तर सुनना चाहती थी। आपको मैं इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आदर्श ने खिलखिलाती मुस्कान के साथ कहा। मैं आपकी देखभाल करने में सक्षम हूँ। सुमायरा अपने पैरों पर खड़ी हुई और गुस्से से चली गई। वह घटिया, वह गंदगी का टुकड़ा। उसे पता होना चाहिए था कि उस आदमी से यह उम्मीद करते हुए पूछना बेवकूफ़ी थी कि वह उसे कुछ सही दिशा निर्देश देगा। उसकी प्रत्याशा कितनी बेकार है। सुमायरा अपना गुस्सा निकालने की कोशिश करते हुए सीढ़ियों के ऊपर चढ़ गई। उसने जल्द ही अपने पीछे से आदर्श की आवाज सुनी, मैं गंभीर हूँ। सैम सैम रुको। स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 133। टाइटल,
प्रतिद्वंदी कबीर झूठ। आदर्श का हर दिन अपने स्कूल में द्वंद्व युद्ध करने, परेशानी पैदा करने, कल्टीवेशन करने और देवी देवताओं को चिढ़ाने में अपना समय का आनंद ले रहा था। आदर्श ने पहले ही समायरा को सबसे अच्छा विकल्प दे दिया था, फिर भी यह उसे तय करना था कि वह उसकी बात सुनेगी या नहीं। यह अब तक का सबसे मर्दाना सुझाव था जो वह उसे दे सकता था। हालांकि उसकी रूममेट के रूप में आदर्श समायरा के व्यक्तित्व से परिचित था। वह इतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। उम्मीद है वो केवल कुछ त्वरित सफलता हासिल करने की कोशिश नहीं करेगी और खुद को परिवार को सौंप देगी, क्योंकि बाद में खुद को इससे मुक्त करना मुश्किल होगा। समायरा ने आदर्श को पर्यक्त शहर में जर्जर चर्च के पास नंदिनी के साथ बातचीत की याद दिलाई। यह स्पष्ट था कि समायरा ने भी अब परिवार से भारी उधार लिया था, अन्यथा उसकी कल्टीवेशन में इतनी भयानक गति से सुधार नहीं होता। उम्मीद है कि उसने जो ऋण लिया था वह बहुत बड़ा नहीं था, अन्यथा उसे छुड़ाने के लिए बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। कम से कम राधा अच्छा व्यवहार कर रही थी। उसे केवल उसकी स्कूल की फीस और रहने का खर्च देना था, जिसका उसने बहुत अधिक उपयोग भी नहीं किया। सच तो यह था कि वह अपने हीलिंग एलिमेंट के साथ तेजी से अपनी पॉकेट मनी कमाने में सक्षम थी। उसने अपने जीवन यापन के खर्चों को कवर करने के लिए जो डेबिट कार्ड दिया था उसमें शायद पहले की तुलना में अधिक पैसे थे। जब वह 1 महीने पहले दौरे पर आई थी तो उसने छोटी फ्लेम बेले के लिए बहुत सारा आयातित मिल्क पाउडर भी खरीदा था। वह पहले से ही परिवार को खिलाने में मदद कर रही थी। पैसे की बात हो रही है, आदर्श को अपना दिल दुखता हुआ महसूस हुआ। फ्लेम बेले पर खर्च करने के बाद उसके पास अपनी बचत का ज्यादा हिस्सा नहीं बचा था। आदर्श के पास जो एकमात्र चीज बची थी वह स्यूडोमॉर्फिंग डीमन बीस्ट का सीड था। वह मूल रूप से इसे बाद तक रखने वाला था, फिर भी उसके पास इसे बेचने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। उसने एक शैडो एलिमेंट सोल सीड खरीदा और बाकी का उपयोग सोल सीड पीस पर किया। अपनी बचत की गणना करने और यह विचार करने के बाद अब उसके पास पहले से कहीं अधिक गर्लफ्रेंड्स है। उसे पहले से कहीं अधिक धन की आवश्यकता होगी। अब उसे घर पर अपना समय बर्बाद करने की हिम्मत नहीं हुई। उसने तुरंत चुटकी को फोन किया। छोटी बच्ची, कोई काम है? हमें शहर छोड़ना होगा, क्या आप इसके लिए तैयार है? कितने दिन? लगभग 3। यह ठीक है, मेरा अगला मैच 5 दिनों में है। कितना पैसा? ज़्यादा नहीं, लेकिन डीमन बीस्ट बहुत है। अच्छा, मुझे भी 16 सेंस की ज़रूरत है। 16 सेंस की बात करें तो आदर्श ने पहले ही अपने फायर नेबुला में 29 स्टार को अपग्रेड कर लिया था। वह अपने 4th लेवल की फियरी फिस्ट पाने के आधे रास्ते पर था। इसलिए जब वह बहुत सारे डीमन बिस्टों को मारने के मिशन होता था तो वह काफी उत्सुक रहता था। मैजिक सिटी सफेद कोहरे से ढकी हुई थी, जिससे ऊंची इमारतें ऐसी लग रही थी जैसे वे हेवन में बादलों के ऊपर तैर रही हो। यूनिवर्सिटी ऑफ मैजिक पर वही कोहरा छाया हुआ था। हाथ बाहर निकालने के बाद कोई भी अपनी उंगलियों को बमुश्किल देख सकता था। आदर्श को शुरुआत में दिशा की कोई समझ नहीं थी। जब स्कूल के विशाल मैदान के सभी स्थल उसकी दृष्टि से ओझल हो गए तो वह पूरी तरह से कहीं खो गया। अरे, मिशन के दौरान मेरा फोन टूट गया था। बिल्कुल सही समय, मैं मदद की तलाश भी नहीं कर सकता, आदर्श ने शिकायत की जब वह स्कूल के मैदान में लक्ष्यहीन रूप से घूम रहा था। द्वंद्व युद्ध का मैदान ढूंढने में उसे कुछ समय लगा। इससे पहले कि वह मुश्किल से समय पर पहुंच पाता, उसके साथियों को पसीना आ गया। उन्होंने सोचा कि वह उन्हें जन्मजात जमानत देने जा रहा है। इस बार बहुत सारे लोग। आदर्श ने अपने आसपास का निरीक्षण किया और पाया कि वह जगह सामान्य से बड़ी थी। यहाँ तक कि सीटें भी भर गई। पिछले मैचों की तुलना में रेफरी की संख्या अधिक थी। बाई युलांग ने आदर्श से कहा, हमारे प्रतिद्वंदी मजबूत है। 3 मैचों के बाद टीमों में फेरबदल किया गया। आदर्श इस बार भाग्यशाली थे क्योंकि वह बाई युलांग के साथ एक ही टीम में था। यह बाई युलांग संदीप है।
अपने दूसरे मैच के दौरान गगन का प्रतिद्वंदी था और उसकी ताकत काफी प्रतिभाशाली थी। आदर्श की किस्मत इतनी बुरी नहीं थी कि उन्हें केवल छोटे रैंक वाले छात्रों के साथ समूहीकृत किया गया था। आदर्श ने पहले ही अपनी नई टीम के साथ 2 मैच लड़े थे और अपने विरोधियों को पूरी तरह से कुचलकर दोनों में जीत हासिल की थी। टीम ने एक साथ काम करके बहुत अच्छा समय बिताया। आज 3rd मैच था और ऐसा लग रहा था जैसे वे एक मजबूत टीम से लड़ रहे हो। उनकी टीम में कौन है? आदर्श ने पूछा। सभी नाम कहने के बजाय संदीप ने केवल एक ही कहा, कबीर। अंततः कोरा छट गया, थोड़ा छट गया, जिससे आदर्श को दूसरी तरफ बैठे एक तिरस्कारपूर्ण मुस्कान वाले व्यक्ति को देखने का मौका मिला। वो आदमी लंबा नहीं था और अगर यह उसकी प्रतिष्ठा के लिए नहीं होता तो जिन लोगों ने उसे पहली बार देखा था वे मान लेते कि वह एक प्रसिद्ध परिवार का एक सुखवादी बेटा था। वह कोई और नहीं बल्कि कबीर था। आदर्श को पहले से ही पता था कि कबीर कौन था। जब वह पहली बार फायर स्कूल में आए तो वेगरॉय ने भी जानबूझकर हॉल में उनका नाम पुकारा। फायर स्कूल की रैंकिंग बदलती रही, फिर भी कबीर नाम का लड़का बहुत लंबे समय तक फर्स्ट रैंक पर अपना स्थान सुरक्षित करने में सक्षम था। यह एक स्पष्ट संकेत था कि वह रैंक के योग्य था। सौभाग्य से आदर्श के साथी काफी मजबूत थे, इसलिए उनके पास अभी भी मैच जीतने का मौका था। कोई आश्चर्य नहीं कि यहाँ बहुत सारे लोग हैं। मुझे लगता है कि उन्हें लगता है कि मैच रोमांचक होने वाला है। आदर्श ने आसपास के क्षेत्र का निरीक्षण किया और देखा कि बहुत से छात्र अपने एलिमेंट स्कूलों में उच्च रैंक पर है। यह मैच काफी प्रतीक्षित था। आदर्श की टीम और कबीर की टीम दोनों में हर किसी को मूल रूप से उनके संबंधित एलिमेंट स्कूलों के टॉप 5th में स्थान दिया गया था, जो टॉप अभिजात वर्ग के बीच एक सच्ची लड़ाई थी। इस तरह का मैच आसानी से उन लोगों को आकर्षित करेगा जो अपने संभावित विरोधियों पर शोध करने में रुचि रखते थे, जबकि अन्य लोग यहाँ छात्रों के बीच शानदार द्वंद्व का आनंद लेने के लिए आए थे। आराम करो, हम जल्द ही मैच शुरू करेंगे, संदीप ने कमांडर के रूप में टीम को याद दिलाया। बाकी दोनों मैच को लेकर काफी गंभीर लग रहे थे। आदर्श की तरह उदासीन थे। उसने चुटकी का कॉल स्वीकार करने के लिए अपना फोन निकाला। आदर्श, मैंने आपके पुराने फोन का एंड पॉइंट आपके नए फोन में ट्रांसफर कर लिया है। अभी फोन मत लटकाओ, चुटकी ने कहा। आदर्श ने कहा, मैच जल्दी ही शुरू हो रहा है, इसमें ज्यादा समय नहीं लगेगा। आपके पुराने फोन का डाटा कार्ड पूरी तरह से नष्ट हो गया है, हमें इसे अभी करना होगा। इसके अलावा आपका फ़ोन आपके द्वारा हंटर के रूप में जमा किए गए पॉइंट्स को भी रिकॉर्ड करता है। यदि वे खो गए तो यह आपके हंटर रैंक को प्रभावित करेगा। मैंने आपके पॉइंट्स पर एक नज़र डाली। यदि तुम अपनी वर्तमान गति से काम करना जारी रखेंगे तो आप हंटर मास्टर होंगे। आपको उन मिशनों को स्वीकार करने की अनुमति देता है जो अधिक कठिन है, चुटकी ने कहा। ठीक है, आदर्श ने सिर हिलाया। मैच शुरू होने के बाद उन्हें अपना फोन अपने बैग में छोड़ना होगा। हालांकि अपने डेटा की खातिर उसके पास इसे अपने हाथ में रखने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। रेफरी के कहने पर वह इसे वापस रख सकता था। वैसे ऐसा लगता है कि आपके फोन पर कोई महत्वपूर्ण संदेश आया है, आपको इस पर एक बार ध्यान देना चाहिए, चुटकी ने कहा। यह किस विषय में है? आदर्श ने पूछा। चुटकी ने कहा, मैंने अच्छे से नहीं देखा, ऐसा लगता है कि और समीर के बारे में कुछ है। आपको इसे अपने नए फ़ोन में ट्रांसफ़र होने के बाद जांचना चाहिए। ठीक है। चुटकी द्वारा इसका उल्लेख करने के बाद आदर्श को एहसास हुआ कि बंदर ने आखिरी बार उसे फ़ोन किया था। काफ़ी समय हो गया था। वह आदमी आमतौर पर एक दूसरे से बात करने के लिए कभी कभार उसे फ़ोन करता था। उसे आश्चर्य हुआ कि उसका भाई अपने मिशन के साथ कैसा काम कर रहा होगा। क्या 1 महीना नहीं हुआ था? स्कूल ऑफ मैजिक सीजन 2 एपिसोड 134 टाइटल डेथ न्यूज़। जैसे ही डेटा आदर्श के नए फ़ोन में ट्रांसफ़र किया जा रहा था, रेफरी ने प्रतिभागियों को अपनी स्थिति लेने के लिए कहा। संदीप ने अन्य 2 साथियों के साथ बैरियर में प्रवेश किया। आदर्श ने अपने फ़ोन पर प्रगति बार देखते हुए धीरे धीरे उनका पीछा किया। यह पहले से ही 90% पर था और 1 मिनट के भीतर हो जाएगा। आदर्श के फ़ोन में कई महत्वपूर्ण मैसेज थे। उदाहरण के लिए
राधा के साथ NSFW पाठ और ध्वनि संदेश, इसमें उनके सभी बहुमूल्य संग्रह शामिल थे। दूसरी ओर कबीर और उनके साथी पहले से ही मंच पर थे। कबीर की अभिव्यक्ति में थोड़ा बदलाव दिखा। हालांकि वह अभी भी उदासीन दिखता था, फिर भी वह कभी कभी आदर्श की दिशा में देख लेता था। वह और झोउ शुमिंग काफी समय से आदर्श को देख रहे थे। उस आदमी ने उन्हें काफी सरप्राइज कर दिया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि नया छात्र केवल 20 से 30 के आसपास की ही रैंक पर पाएगा, फिर भी ऐसा लग रहा था कि उसने लीडर बोर्ड पर टॉप लोगों के लिए खतरा पैदा करना शुरू कर दिया है। किसी नए छात्र को इतनी ताकत से देखना दुर्लभ था। इस बार आप किसी भी तरह उसके मुकाबले में हैं। मैं यह नहीं भूला कि आपने कहा था कि आप उसे क्या 2 राउंड में हरा देंगे, झोउ शुमिंग ने मजाक उड़ाते हुए कहा। भले ही टीमों को ड्राइंग के माध्यम से सौंपा गया था, फिर भी सिस्टम में धोखाधड़ी की संभावना थी। झोउ शुमिंग को केवल पर्दे के पीछे कुछ चालें चलने की जरूरत होगी ताकि वह जिसे चाहे उसके साथ मिल सके। एक ही टीम में उन दोनों और 2 अन्य मजबूत छात्रों के साथ वे मूल रूप से अपराजय थे। चिंता मत करो, अगर रास्ते में कोई नहीं है तो मेरी फायर फिस्ट उसे तुरंत मार देगी, कबीर ने आत्मविश्वास भरी मुस्कान के साथ कहा। यह सच है क्योंकि आपकी जन्मजात प्रतिभा उसके डबल इनेट एलिमेंट्स से 1 रैंक ऊपर है, झोउ शुमिंग ने सहमति व्यक्त की। कबीर उनकी जन्मजात प्रतिभा म्यूटेट फायर स्टार्स लीडर बोर्ड पर 4th रैंक पर था। संदीप ने अपने साथियों से धीरे से कहा, यह उनके फायर स्किल को एक स्तर ऊंचा बनाता है। स्कूल के टॉप छात्रों में से एक के रूप में संदीप कबीर की ताकत से बहुत परिचित था। वह व्यक्ति न केवल अपनी कल्टीवेशन के कारण बल्कि अपनी चौंका देने वाली जन्मजात प्रतिभा के कारण भी भयानक था। उसके द्वारा डाला गया कोई भी फायर स्पिल उसके वास्तविक ग्रेड से एक स्तर ऊंचा होगा। दूसरे शब्दों में, यदि कबीर की वर्तमान कल्टीवेशन 3rd इंटरमीडिएट लेवल पर थी तो उसकी फियरी फिस्ट इसके बजाय 4th लेवल पर होती। यहाँ तक कि आदर्श भी कबीर की जन्मजात से की प्रतिभा से हैरान था। उसने अपने 29 फायर स्टार्स को मजबूत कर लिया था। 4th लेवल के फायर फिस्ट को कास्ट करने के लिए केवल 20 स्टार्स ही बचे थे, लेकिन डोंग फ्लैंगलिंग को अपने स्टार्स को मजबूत करने के लिए किसी सोलर साइंस की जरूरत ही नहीं थी। जब वो तक उसकी कल्टीवेशन 3rd लेवल पर थी, उसकी जन्मजात प्रतिभा स्पिल को 4th लेवल तक सुधार देती थी। 3rd लेवल की फायर फिस्ट पहले से ही इतनी मजबूत थी कि उसी स्तर के किसी भी अन्य स्पिल को कुचल सके। 4th लेवल की तो बात ही छोड़ दे, यह संभावना थी कि कोई भी डिफेंस इक्विपमेंट इसका विरोध करने में सक्षम नहीं होगा। संदीप ने जोर देकर कहा, उनका विंड एलिमेंट बिल्कुल सामान्य नहीं है, लेकिन उन्हें किसी भी कीमत पर फायर फिस्ट ना डालने दें, नहीं तो हम मैच हार जाएंगे। मैं उस पर नजर रखूंगा। आदर्श, आपकी लाइटनिंग और फायर का संयोजन कबीर के मैजिक से कमजोर नहीं होगा, लेकिन उसे हमारी टीम को नष्ट करने के लिए केवल एक स्टार पैटर्न पूरा करने की जरूरत है। इसलिए आपके कंधे पर वह कौन सी चीज है? संदीप अपनी योजना को पूरा करने ही वाला था, तभी उसने आदर्श के कंधे पर अचानक आग की लपटें उठती देखी। पहले तो यह एक जलती हुई गेंद की तरह लहरा रही थी, लेकिन जब उसने करीब से देखा तो उसे एहसास हुआ कि यह एक प्यारा सा फायर प्राणी था। ओह, यह मेरा कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है, छोटी फ्लेम विलेज, किसने तुम्हें बाहर आने की अनुमति दी? आदर्श अवाक होकर छोटी फ्लेम विले को अपने कंधे पर उछलते हुए देख सकता था। जैसे नन्ही फ्लेम बेले बेहद गलत लग रही थी। वो स्पष्ट रूप से आदर्श से कह रही थी, मैं डैडी को आपके मजबूत विरोधियों से लड़ने में मदद करना चाहती हूँ। चूंकि आपका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है, इसलिए पहले उसे बाहर जाने देना ठीक है, लेकिन क्या आपका कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट समनिंग अभी भी विकसित नहीं हुआ है? संदीप ने कहा। वो अभी युवा अवस्था में है, आदर्श ने कहा। युवा अवस्था? क्या वो यहाँ दिखावे के लिए है? संदीप ने अवाक होकर पूछा। हालांकि उनमें से कोई भी समनर नहीं था, फिर भी उन्होंने अपनी कक्षाओं में समनिंग एलिमेंट के बारे में जाना। युवा अवस्था में कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट संभव तो क्या कर सकता है?
मुझे लगता है कि आपको इसके बजाय अपने स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाना चाहिए, आदर्श ने कहा। यह ठीक है, मैं स्विफ्ट स्टार वुल्फ को एक बेसिक मैजिक के साथ बुला सकता हूँ, लेकिन मुझे इस लड़की को बुलाने के लिए एक स्टार पैटर्न बनाने की जरूरत है, इसलिए पहले उसे बाहर जाने देना बेहतर है। आदर्श को तुरंत एहसास हुआ कि वह बकवास कर रहा था। फिल्म मिले स्टार पैटर्न पर भरोसा किए बिना आसानी से अपने कॉन्ट्रैक्टेड प्लेस से बाहर आ सकती है। नियमों के अनुसार मैच शुरू होने से पहले समनर्स को केवल एक समन बिस्ट को बाहर करने की अनुमति थी। यदि उन्होंने और अधिक बुलाने की योजना बनाई तो रेफरी द्वारा लड़ाई शुरू होने की घोषणा करने के बाद उन्हें समय ढूंढना होगा। यह सही लगता है, लेकिन हमारे ओपोनेंट्स को कुचलने के लिए जितनी जल्दी हो सके स्विफ्ट स्टार वुल्फ को बुलाने की कोशिश करें, क्योंकि अगर हमने कबीर को हम पर हावी होने दिया तो हम बर्बाद हो जाएंगे। कैप्टन, आपने इसका उल्लेख 10 से अधिक बार किया है। धिक्कार है, तुम्हें खेत से बेहतर सुरक्षित। आदर्श ने भीड़ को स्कैन किया। अब जब कोहरा छंट गया था तो उसे अपने चारों ओर बहुत सारे परिचित चेहरे दिखाई दे रहे थे। समायरा, जिसे वह अपनी प्रेमिका के रूप में रखने की योजना बना रहा था, यहाँ थी। आयशा उसके पास बैठी थी। ऐसा लग रहा था मानो उसका भाई सेना वाला चला गया। अच्छी छात्रा हिमांशी भी यहाँ थी। टॉम बॉय शिवानी उसके बगल में थी, जबकि वह लड़का जो खुद को सुंदर होने का दावा करता था अभी उनके पास था। वह अभी भी हमेशा की तरह हिमांशी को परेशान कर रहा था। आहान भी यहाँ था, मंच के काफी करीब बैठा था। वह लड़का काफी समय से गायब था। आदर्श लगभग भूल ही गया था वह कैसा दिखता था। इससे भी अधिक आश्चर्य की बात यह है कि उसके पास कोई नई गर्लफ्रेंड नहीं बैठी थी। वह व्यक्ति जिसका धनुष टाई उसने फेंक दिया था वह भी यहीं था। आदर्श पूरी तरह से भूल गया कि उसका नाम क्या था। वह स्पष्ट रूप से जोंग शुमिंग और कबीर के ही पक्ष में था, जो ठंडी मुस्कुराहट के साथ आदर्श को हारते हुए देखने के लिए उत्सुक था। उनके पुराने दोस्त और फैटी लुओसोंग भी यहाँ थे। सीनियर कैंपस में आने के बाद वे दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। यकीन नहीं होता कि जब वे बर्बाद शहर से भाग रहे थे तो उनके बीच दोस्ती से परे कुछ हुआ था या नहीं। भले ही उसकी पहली गर्लफ्रेंड ने अपना जीवन दांव पर लगा दिया था और अपने बेकार गधे को बचाने के लिए आइस क्रिस्टल धनुष का इस्तेमाल किया था, फिर भी वे उसके प्रति काफी शत्रुतापूर्ण थे। दुर्भाग्य से उसकी ताकत उनसे बहुत अधिक हो गई थी, इसलिए वे शायद ही कभी उसके सामने आते थे। युद्ध की तैयारी। रेफरी के बोलते ही डेटा ट्रांसमिशन ठीक हो गया। आदर्श ने मुख्य रेफरी की ओर देखा और देखा कि वह अभी भी अपने विचार स्पष्ट कर रहा था। जब मैसेज सामने आया तो उसने तुरंत अपने फोन पर नजर डाली। आदर्श बस एक नजर देखने ही वाला था और उसने फोन आयशा की ओर फेंक दिया। हालांकि स्क्रीन पर जो पहला मैसेज आया वह समीर से संबंधित था। क्या फौजी को फिर से पदोन्नत किया गया जिससे यह इतना गंभीर लग रहा है? आदर्श ने खुद से बुझाया। जैसे ही उसने मैसेज खोला उसने रेफरी को उस पर चिल्लाते हुए सुना और उसे फोन दूर रखने के लिए कहा। हालांकि जैसे ही उसने मैसेज खोला शब्दों की एक पंक्ति ने उसे ऐसा कांप दिया जैसे कि उस पर लाइटनिंग गिर गई हो। उसकी आंखें पूरी तरह से खाली होगी, जैसे कि उसने अभी अभी अपनी आत्मा खो दी हो। अगला एपिसोड जानने के लिए बने रहे मेरे इस चैनल के साथ। थैंक यू।